नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। यकीनन गुफ्तगू इजराइल पर होगी, फ़लस्तीन पर होगी और ताज़ा सूरत हाल पर गहराई से नज़र डालने की कोशिश करेंगे। इस वक्त तमाम दुनिया की सुर्खियाँ, तमाम चाहे वो अखबार हों या मीडिया हो, फ़लस्तीन और इजराइल यानी हमास और इजराइल के बीच की जो वार है, उसी को लेकर कहा जा रहा है। अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन की जा रही है, अलग अलग तरीके से अपना विश्लेषण करके लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा विश्लेषण हम भी कर लेते हैं अपने अंदाज में। दोस्तों, एक 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं इस वार को और अभी भी वॉर जारी है। वॉर इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, हालांकि जो हमास या फ़लस्तीन के समर्थक हैं वो कह रहे हैं, यानी ईरान जैसे देशों का कहना है कि ये इस वक्त जो हमास का ऑपरेशन है वो चल रहा है, मगर नेतन्याहू के ऑफिस से ऑफिशियली अनाउंस है कि हम वार में हैं और हम युद्ध में हैं, यानी हम युद्ध में हैं और फुल फ्लैश युद्ध है। और बल्कि नेतन्याहू ने जिस तरह के बयानात और जिस गुस्से का इजहार किया है, उससे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से कि हम हमास को ऐसा जवाब देंगे कि उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा और हम गाज़ा को जो है वो खंडर में तब्दील कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ इजराइल के जो इरादे हैं वो बिल्कुल नेतन्याहू ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने वाज़ेह कर दिए हैं। हमास की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पर बहुत ज़्यादा खुलकर कोई मीडिया जो है इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा है। हालांकि मीडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया जा रहा है कि वो किस तरह की गुफ्तगू करे। एक बात याद रखिएगा, हमने हमेशा ये माना है, कम से कम मैंने हमेशा ये माना है कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश मीडिया के सहारे जो एक नैरेटिव बनाते आए हैं, उस नैरेटिव को उन्होंने कुछ लोगों के मुंहों तक भी पहुंचाया और फिर उसको अपने हिसाब से सेट किया और सेट करने के बाद इस तमाम खेल को वो खेलते आए और दुनिया में सुपर पावर कहलाए। मगर क्या सुपर पावर के हालात आप देखते होंगे मीडिया में, आपने बहुत बार सुनी होगी कि इजराइल दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई तकनीक वाला, सबसे ज़्यादा सुपर पावर, सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर उसके लोग महारत हासिल रखते हैं, युद्ध में उसके लोगों का कोई जवाब नहीं है, वो अपने दुश्मन को कहीं भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि मैंने हमेशा ये माना है कि गुंडागर्दी की या फिर अपहरण की या फिर टारगेट किलिंग की वारदात जो हैं वो पैसे लेकर छोटे मोटे गली मोहल्ले के बदमाश भी करते आए हैं, मगर ये छोटे मोटे जो बदमाश सुपारी लेकर किल करते हैं वो सुपर पावर या विश्व पावर कैसे बन जाती है, ये मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी कोई चर्चा हो पाई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो है वो ऐसे लोगों के जो सुपारी लेकर दूसरों को कहीं भी जाकर कत्ल कर देते हैं और फिर इजराइल की जो एजेंसी है वो कहीं भी जाकर टारगेट किलिंग कर देती है, तो ये टारगेट किलिंग से सुपर पावर कैसे हो जाती है वो अलग बात है। बात आएगी फिर वही कि 6 देशों को एक साथ हराने वाला इजराइल, बल्कि ये मीडिया का नैरेटिव था, क्योंकि ये जो उस पूरे वाक़ये को हम जानते हैं, उस वाक़ये को हम समझते हैं, हमने स्टडी भी किया है किस तरीके से मिस्र के जो शाह थे उनके घर से किस तरह मोसाद को या फिर लंदन को जो है एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब हमला किया जाता है तो उससे पहले ब्रिटेन और उनके अलाई और अमेरिका वहाँ पहुँच जाते हैं और अमेरिका और ब्रिटेन जिस युद्ध को लड़ते हैं उसे कहा जाता है कि ये इजराइल ने जीत लिया। बात इतनी सी नहीं है, आप थोड़ा सा इस पूरे वाक़ये पर नज़र डालें, फिर हम ज़रूर उस पर बात करेंगे कि क्या वाकई इजराइल कोई सुपर पावर जैसी चीज़ है। हो सकता है वो इस जंग को जीत भी ले, हो सकता है कुछ वो लेबनान की या फिर गाज़ा की ज़मीन को हड़प भी कर जाए, मगर क्या ये सब इतना आसान है? हम इस पर ज़रूर बात करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आज अगर हम गौर से देखें कि इस वाक़ये की शुरुआत कैसे होती है, यानी मोसाद को पता नहीं चलता, उनके जो अलार्म हैं यानी इजराइल की तरफ, वो दूसरे देशों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
आपको याद हो तो समझ लीजिएगा, 50,000 करोड़ रुपए वो किसी की सरहदों की सिक्योरिटी के लिए लेके उड़ जाते हैं, लूट ले लेते हैं, मीडिया के सहारे अपना नैरेटिव सेट करते हैं कि हम बहुत बड़े सिक्योरिटी वाले हैं, हम पूरे एक इलाके को सिक्योर करके रखते हैं और हमारी सरहद को चिड़िया भी पार नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे अपने आप को तथाकथित मीडिया वाले दावा करते रहे हैं, और ये मीडिया वाले ऐसा नैरेटिव सेट इसलिए करते रहे हैं कि उनके देशों के टैक्स पेयर का पैसा इन्फ्लुएंसिंग वाली कोई हुकूमत बड़ी आसानी से फैसला लेकर इन लोगों को पैसा पहुंचा दे, ताकि इनके कारोबार चलते रहें, इनका घर चलता रहे, और ये यहाँ पर इस धोखेबाजी के नैरेटिव को जिंदा रखें। मसला बड़ा वाज़ेह है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये बात हमने तो तभी से शुरू कर दी थी, जिसमें मेरा मानना था कि सऊदी अरब को शायद अमेरिका जो है वो गच्चा खा गया कि परमाणु ताकत बनाकर थाड और पेट्रियोट लेकर निकल जाएगा, क्योंकि ईरान के ड्रोन और ईरान के वेपन जो यमनियों ने चलाए वो आरामको पर बाकायदा अटैक कर नुकसान पहुंचाने में सफल रहे, यानी थाड और पेट्रियोट असफल हुए, और जिसका पूरा नमूना अब मीडिया नैरेटिव की तमाम कोशिशों के बावजूद आपको यूक्रेन में नजर आ रहा है। यूक्रेन में पूरे वेस्टर्न जगत के जितने भी, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, अमेरिका हो, इन सभी देशों के जो हथियार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो यूक्रेन में पहुंचे, और धीरे धीरे सिस्टमेटिकली, जो मैंने आपको आज से बहुत पहले जब ये वार शुरू हुई थी उसके पहले हफ्तों में ही बता दिया था कि ये तमाम एक इलाका खुला छोड़ा जाएगा, हथियारों को अंदर लाया जाएगा, और फिर इनके तमाम हथियारों को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, निष्क्रिय किया जाएगा, ताकि इनको इनकी औकात बताई जा सके। और मीडिया नैरेटिव, यानी कि हथियारों के साथ एक मीडिया नाम का जो भूत पिछले 50-60 सालों में पूरी तरह से दुनिया पे हावी रहा है, उस भूत को, उस शैतान को भी ख़त्म किया जा सके। माफ़ कीजिएगा, मैं भी खुद को मीडिया जैसा शब्द से इस्तेमाल कर सकता हूँ, हो सकता है मैं भी शैतानों में शामिल हूँ, मगर शैतान ही है, क्योंकि जनताओं को झूठ बोलता है, दुनिया को झूठ बोलता है, एक नैरेटिव बनाता है। नैरेटिव का नतीजा ये है, वो वो लोग जो भी हैं तो नैरेटिव बनाते आए थे, मोसाद का हवा, इसराइल का हवा। सवाल यह है, हार जीत का फैसला हम बाद में करेंगे, फिलहाल उस हकीकत की बात करते हैं। आयरन डोम कहां था? अब खबर आ रही है कि आयरन डोम को हैक कर लिया गया था, इसलिए आयरन डोम को पता ही नहीं चला। 24 घंटे तक हमास के लड़ाके जो है हमले करते रहे, मिसाइल मारते रहे, खुद पैराग्लाइडर से उतरते रहे, बहुत बच्चों के खिलौने लेके उतरे, और आकर जनरल जैसी पोस्ट पर बैठे हुए इजराइल के फौजी, जिन्हें कहा जाता था कि दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेड फौज है और इनके सामने दुनिया में कोई टिक ही नहीं सकता, उनको वो बच्चों की तरह पकड़े, गर्दन से उठाए, गाड़ियों में भरे और उनको डाल के ले गए। अभी भी हजारों, कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो फौज हैं इजरायली, वो उनको उठाकर ले गए हैं। और एक चीज और मीडिया की मैं शैतानी पर जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए, यहां कोशिश की जाएगी कि सिविलियन मारे जा रहे हैं। भाई, इजराइल में कौन सा सिविलियन होता है? जो 18 साल से कम उम्र का है उसको आप सिविलियन कह सकते हैं। जो 18 साल से ऊपर का इजरायली है उन पर लाजिम है कि वो 3 साल तक फौज की ट्रेनिंग लेता है, फौज में नौकरी करता है, यानी वुमन या मैन, जो भी इजरायली होता है वो फौजी होता है, चाहे वो रिटायर हो चुका हो या 3 साल नौकरी करके छोड़ चुका हो, वो ट्रेंड फौजी होता है। तो ऐसे सेंटिमेंट, मगर फलस्तीन में फौजी नहीं होते हैं, ये गाजा में फौजी नहीं होते हैं। हमास, जिसे वो अपनी फौज मानते हैं, उसको दुनिया या फिर जो जिनका दुनिया में दबदबा है वो उनको टेररिस्ट कह सकते हैं, कहते हैं। सबका अपना तरीका होता है। हम भी कभी जो है अपने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सरदार भगत सिंह, जिन्हें हम आज भी सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, शहीद कहते हैं, और उनके नाम पर हम बहुत कुछ बनाते हैं, हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, मगर अंग्रेज़ हुकूमत उनको बाकायदा नोटिफिकेशन के साथ उनको आतंकवादी कहती थी। तो ये तो नैरेटिव है, कौन किसको फ्रीडम फाइटर मानता है और कौन किसको आतंकवादी मानता है, ये एक अलग बहस का विषय हो जाएगा, इस पर हम नहीं जाते। मगर जो जो भी कहता रहे, हम दोनों को लड़ा के कहेंगे। यहाँ पर सीधी बात यह है, आज जो हुआ है, यानी कि जमीन से, हवा से, पानी से, हर जगह से
हमास के लड़ाके इजराइल में घुसते हैं, भगदड़ मच जाती है, उनके अलार्म काम नहीं करते, आयरन डोम काम नहीं करते, उनके सीमा सिक्योरिटी सिस्टम जो तार काट कर घुसे हैं, यानी कि वो तार फेंसिंग दुनिया में करने के कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, वो सब कुछ फेल नज़र आते हैं। और थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाता है, फिर 24 घंटे बाद कहा जाता है कि हमने आयरन डोम को ठीक कर लिया है। अब ये आयरन डोम का फ्लॉप होना, एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना, सेंसर्स का फ्लॉप होना, क्या ये सीधा सीधा खेल है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जिस तरह पश्चिमी जगत के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से यूक्रेन में फ्लॉप साबित हुए या फिर रशिया द्वारा फ्लॉप साबित कर दिया गया उनकी औकात बताकर, इसके बाद भी इस मौके का फायदा इजरायली कंपनियों ने उठाने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने चूंकि अपने जाहिरी तौर पर आयरन डोम यूक्रेन नहीं भेजा, दूसरे और उन्होंने दावा किया था कुछ दिन पहले कि हमारे पास एक ऐसी गन एयर डिफेंस सिस्टम हमने बना ली है, लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, कि अब ड्रोन को भी हम, इजराइल ने एक जबरदस्त वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो उन्होंने दावा किया कि हमारे पास बहुत कामयाब है और ये ड्रोन को भी रोक सकता है, एयर छोटे छोटे जो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स हैं उनको भी रोक सकता है, लेजर गन भी हमने तैयार कर ली है, दुनिया इसे खरीद सकती है। जर्मनी जैसे देशों ने, पोलैंड जैसे देशों ने इजराइल के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी थी कि हमें चाहिए आयरन डोम और लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से, क्योंकि बाकी उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो यूक्रेन में फ्लॉप हो चुके हैं, बदनाम हो चुके हैं, यानी वो नाकारा साबित हुए। अब उनके होते हुए उनको जो दुश्मन उनके देश हैं ये उनका दबदबा नहीं बना पाएंगे, रशिया के साथ हथियारों की डील करेंगे और इन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए युद्ध जीतने की कोशिश करेंगे। बड़ी वाज़े तौर पर मार्केट इनकी समाप्त हो चुकी। तो इजराइल ने बड़ी चतुराई से इस युद्ध में ज़ाहिरी तौर पर अपने हथियार नहीं दिए, मेरा मानना है गैर ज़ाहिरी तौर पर दिए गए, और जिनकी स्टडी बाकायदा जो है वो कर ली गई, जिसे ईरान और चाइना को भी प्रोवाइड कराया गया, और उसकी बारीक स्टडी का नतीजा ये था कि आयरन डोम भी हैक कर लिया गया, लेजर गन भी हैक कर ली गई, कोई भी जो और नए तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बनाए थे वो भी हैक कर लिए गए, और 24 घंटे तक इस नज़ारे को दिखाया कि अगर हमास जैसे छोटे संगठन जो पाइपों से मिसाइल बनाते हैं, जो जुगाड़ से जो है हथियार बनाते हैं, इनके अलावा हाई तकनीक यानी सुपरसोनिक जैसे हथियार बनाने वाले ईरान जैसे देश अगर मैदान में आते हैं तो उनके सामने इजराइल की कितनी औकात है। यानी 24 घंटे अगर तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिस्टम काम नहीं करता, डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता, टैंक तुम्हारे काम नहीं करते, और दूसरी तरफ हाईटेक ड्रोन जो तुम्हारे यूरोप के पश्चिमी हथियारों को जमीन दोज कर रहा है यूक्रेन के अंदर, अगर उनका नज़ारा यूक्रेन की तरफ मुड़ा या इजराइल की तरफ मुड़ा तो कितने घंटे इजराइल सस्टेंड कर पाएगा, ये शायद उस बात का भी एक इशारा करता है, यह चेतावनी देने की कोशिश करता है कि इजराइल जो खेल खेल रहा है वो कितना खतरनाक है। इस खतरनाक खेल में 2 कदम और आगे जाते हुए इजराइल ने लेबनान की चौकियों पर हमले कर दिए हैं और कहा है हम फुल फ्लैश युद्ध में हैं। ईरान दूसरी तरफ यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इस वक्त इजराइल कर रहा है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि चारों तरफ से इतने मिसाइलों की बारिश होगी कि शायद इजराइल का वजूद ही मिट जाए, क्योंकि एक ट्रेंड, एक मजबूत और लेटेस्ट हथियारों के साथ जो हिजबुल्लाह फोर्सेस लेबनान में है वो हमास से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, और यही हालात जो है उनके साथ गठजोड़ की जो दूसरे संगठन हैं वो सीरिया में भी सस्टेन करते हैं और यमन में भी सस्टेन करते हैं और इराक में भी सस्टेन करते हैं। तो हो सकता है कि अगर जो चारों तरफ हिजबुल्लाह की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, उनके कॉलिशंस की इस्टेब्लिशमेंट है, हाँ और हमास की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, और पीछे से अगर बिल्कुल देखिए एक चीज़ और समझने की है, इस वक्त आज की तारीख में सऊदी अरब से लेके मिस्र से लेके तमाम मुस्लिम कंट्रियों में इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में मुजाहरे हो रहे हैं जो दबाव बनाने का काम करेंगे अपनी सरकारों पर और अपनी सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो हमास का साथ दे। और ऐसे में हमास के नाम पर पूरी गाजा को डिस्ट्रॉय करने का अज़्म या कसम खाने की जो नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं, क्या सीधे सीधे इस युद्ध में अमेरिका उतर सकता है?
क्या सीधे सीधे इस युद्ध में इस बार भी ब्रिटेन आ सकता है? हालांकि उनकी फाइनेंशियली स्थिति खराब है, और अगर वो इस युद्ध में आते हैं तो क्या तमाम मुस्लिम देश, चाइना और रशिया इस बात की इजाज़त देंगे कि किसी मुस्लिम कंट्री को वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे और बड़ी आसानी से फिर निकल जाए? क्या इसकी इजाज़त ऐसे में जहां थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल मुंह बाय खड़ा हो, ऐसी स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन इस रिस्क को ले पाएंगे? एक सवाल है। जिस तरीके से लुकाशेंको यानी बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि अब इन गुस्ताखियों को बंद किया जाए, दुनिया में शांति की बात की जाए, वरना लाल बटन से उंगली बहुत दूर नहीं है। यानी अगर यूक्रेन में अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलें भेजता है, यूक्रेन एक्सेप्ट करता है, उसका यूज करता है, तो फिर यूक्रेन की खैर नहीं, यानी फिर परमाणु अटैक किए जा सकते हैं। ये एक खतरा उस तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर ये युद्ध और एस्केलेट होता है और इसमें कुछ ईरान के वेपन भी जो है वो हिजबुल्लाह के या फिर हमास की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं और भारी नुकसान हालांकि हो चुका है, ऑटोमेटिक गन जो उनकी सेंसर वाली थी उनको डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। कोई ऐसी जगह इजराइल में नहीं बची है जहां पर हमले नहीं हुए हैं और अंदर घुसकर हॉस्टेज बनाया, बल्कि उनके जनरल और फौजियों को उठाकर कैप्चर करके रखे हुए हैं, जो कि आगे बार्गेनिंग में काम लाने की कोशिश करेंगे। और ये जो जमीन में यानी कि ऑपरेशन अभी भी हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक लड़ाके इजराइल के अंदर मौजूद हैं और वो मुजाहमत कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और जगह हासिल करने के लिए। दूसरी एक तरफ जो है हमास इजराइल के अंदर घुसकर अपना जो है कब्जा मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ हवाई स्ट्राइक करके जो है इजराइल गाजा पर वहां पर बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जमीन पर कौन मजबूत है, ये देखना होगा। और सेनाएं, यकीनी तौर पर इजराइल की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के तौर पर भी पेश किया गया, मगर वो कहां सस्टेंड कर रही है ये आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। यहां हालात जिस तरफ जा रहे हैं शायद वो बहुत खतरनाक इशारा कर रहे हैं। नेतन्याहू अगर डिस्ट्रॉय जैसी बात यानी कि बड़े हमले करता है और दबाव में आकर परमाणु तक का इस्तेमाल करने की स्थिति में आ जाता है, तो क्या ईरान खामोश बैठा रहेगा? और फिर क्या इजराइल के साथ साथ पश्चिमी जगत क्या पूरे गल्फ से, पूरे एशिया से, पूरे इलाकों से खाली होने का वक्त शुरू हो जाएगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हमने इस यूक्रेन वॉर में देखा है कि अगर मस्कोवा जैसे जहाज को डुबाता है तो वो ड्रोन होता है तुर्की का, जो एक शान माना जाता था किसकी? रशिया की। यानी मस्कोवा जैसे जहाज को डुबाने वाले ड्रोन तुर्की के पास मौजूद हैं, जो बाद में तुर्की ने यूक्रेन को नहीं दिए। दूसरी तरफ ईरान के ड्रोनों ने पूरे बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को छोटी सी कीमत वाले हथियारों ने यूक्रेन में नस्तो नाबूद कर दिया। ये मुजाहिरा सामने होने के बावजूद अगर अमेरिका और ब्रिटेन सामने से आते हैं तो उनके पास बचता है सिर्फ परमाणु, और परमाणु सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है, मुस्लिम जगत के पास भी मौजूद है। और जो इस वक्त पीछे धकेलना चाहते हैं अमेरिका को और ब्रिटेन को, इनके राज को ख़त्म करना चाहते हैं, जो 3 दिन पहले अपनी एक मीटिंग में बाकायदा पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि 2007 में समझते थे कि हम जो है वो ब्रिटेन मतलब अमेरिका और ब्रिटेन के राज को, एक छत्र राज को अमेरिका के ख़त्म कर देंगे। वो समझते थे कि क्या हो पाएगा। वो अब ये कह रहे हैं कि हो रहा है, मगर उसके बाद पुतिन क्या कहता है? उसके बाद पुतिन कहता है कि ये हो नहीं रहा है, ये हो चुका है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसा हमने चाहा वैसा लागू कर दिया है और अब वो लागू होगा जो हम चाहेंगे। मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बन चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मामला इस पर नज़र बनाए रखने का है कि इजराइल क्या करता है और इजराइल की अहमकाना हरकतें कहीं दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में न धकेल दें। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये जाता है तो यकीन मानिए अमेरिका और बहुत पत्थरों के दौर में चला जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और ब्रिटेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर यह एस्केलेट होगा तो फिर लंदन इस जमीन पर नहीं होगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिए तमाम तकनीकी खामियों के बाद, और मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, मगर बहुत जल्दी तमाम तैयारियों के साथ आपके साथ तमाम सवायद सबूत और एक बेहतर प्रोग्राम के साथ प्रेजेंट करूँगा, जिसे आपको आँखों से देखकर सुकून भी मिलेगा और आपको जानकारी भी मिलेगी। हमारा OTT लिव प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उस डाउनलोड करके आप बाकायदा उसे जो है अपने फ़ोन में रखिएगा। हमारा हर प्रोग्राम आपको जाएगा, यकीनी तौर पर फेसबुक पर भी हम इसको डालेंगे, यूट्यूब पर भी डालेंगे, मगर कुछ दिनों के बाद वो सिर्फ आपको OTT लिव पर मिलेगा। वहाँ से आप अगर उसे डाउनलोड कर लेंगे तो हम पश्चिमी जगत के प्लेटफॉर्म से बच जाएंगे और हमारा अपना ओन, जिसे वो न हैक कर सकते हैं, जिसे न वो रोक सकते हैं, न इसे डिलीट कर सकते हैं, इस पर हमारा साथ दीजिए। वेस्टर्न जगत के खिलाफ इस लड़ाई में भी आप हमारा साथ देंगे तो आपका हम धन्यवाद कहेंगे, शुक्रिया कहेंगे। और इस प्रोग्राम में भी फ़िलहाल आपको हम धन्यवाद और शुक्रिया कहते हैं। खुदा हाफिज़।